नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। कहते हैं नेचर और सिग्नेचर जल्दी नहीं बदलता। इस कहावत की सियासी व्याख्या करने में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई सानी नहीं। केजरीवाल दिल्ली की सत्ता और सियासत के सरताज बन गए, लेकिन संघर्ष वाहक बने रहने की आदत नहीं गई। सरकार भी चला रहे हैं और विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। कल ही आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने यह आरोप लगाकर खलबली मचा दी थी कि जेटली और मोदी की तरफ से सरकार को गिराने के लिए उन्हें सीएम की कुर्सी और 20 करोड़ नगद की पेशकश की गई थी। आज केजरीवाल के सिपाहियों ने बीजेपी नेता अरुण जेटली का घर घेर लिया। जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले जेटली के घर पर आप के कार्यकर्ताओं से मुकाबला किया और फिर आप विधायक के घर का घेराव किया। वैसे धरना, घेराव, नारेबाजी और हल्ला बोल का यह सिलसिला शायद चुनाव तक चले, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पोल खोलने की पूरी सीरीज प्लान कर ली है। युगांडा के महिलाओं के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी कल जंतर मंतर पर धरना देगी। टकराव की सीरीज में अगला नंबर जन लोकपाल का भी है, जिसे केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसे पास न होने देने का ऐलान कर दिया है। मतलब यह कि टकराव का पूरा प्लॉट तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में कहने लगी है कि केजरीवाल नाकाम है और उन्हें सरकार चलाना नहीं आता। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नाकामी छिपाने के लिए केजरीवाल कर रहे हैं धरने की राजनीति, और क्या आम आदमी पार्टी का पोल खोल अभियान चुनावी स्टंट है? केजरीवाल की कैबिनेट ने जन लोकपाल को क्यों किया असंवैधानिक तरीके से पास? इस पर हम बात करेंगे। इन सवालों का जवाब तलाशेंगे अपनी मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज किसने क्या कहा और क्या किया। बसंत पंचमी की सुबह जब देश सरस्वती पूजा की तैयारी कर रहा था, दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन की मुद्रा में अरुण जेटली के घर की तरफ कूच कर रहे थे। केजरीवाल के कमांडरों के पोल खोल कार्यक्रम का पहला पड़ाव यहीं था, लिहाजा हाथों में सियासी तख्तियां थीं। जवाब देने के लिए सामने बीजेपी सिपाहियों की फौज भी तैयार खड़ी थी। जिंदाबाद के जयघोष और मुर्दाबाद के शोर के बीच जेटली का घर देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। प्रदर्शन के एक दिवसीय मैच में स्लोगन्स के सियासी बाउंसर पड़े, शोर बढ़ा तो अंपायर की भूमिका में तैनात दिल्ली पुलिस का हलक सूखने लगा। आम आदमी पार्टी के आरोप थे कि अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं। खैर, घेराव कर रहे केजरीवाल के क्रोधित कमांडरों की भीड़ छटी तो जेटली जी कैमरों के सामने आए। कहा, इन्हें तो सिर्फ धरना देना आता है, सरकार चलाना नहीं आता। आम आदमी पार्टी शासन कला नहीं आती, ये शायद उनकी क्षमता नहीं है, और उनको कंफर्ट भी इसी लेवल में है कि वो सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन करते रहें। अब आम आदमी पार्टी बनाम जेटली का शोर थोड़ा मध्यम पड़ा तो सियासी संघर्ष की एक और जमीन तैयार होने लगी। दरअसल जन लोकपाल बिल को मंजूरी देकर केजरीवाल सरकार ने केंद्र से टकराव का बयाना ले लिया है। केजरीवाल के कांग्रेसी बंधुओं ने रात भर इस बिल की संवैधानिकता पर शोध किया और सुबह होते ही लवली साहब के ज्ञान चक्षु खुल गए। कहा, केजरीवाल की नीयत पर शक है, वो तो चाहते ही नहीं कि जन लोकपाल आए। ऐसे गैर कानूनी बिल को पास नहीं होने देंगे। ये एलजी साहब को नहीं दिखाना चाहते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं भेजना चाहते, ये लॉ डिपार्टमेंट की बात नहीं मानना चाहते। तो मुझे तो इनकी नीयत पे शक है, क्योंकि अब ये मंत्री और मुख्यमंत्री खुद बन गए हैं, तो ये चाहते नहीं है कि दिल्ली में जन लोकपाल बिल आए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में, गैर कानूनी काम में हम इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। इतने गुस्से में कम ही दिखते हैं लवली। खैर, संविधान के जानकारों की माने तो केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकपाल बिल संसद में पास हो चुका है, जो पूरे देश के लिए प्रभावी होगा। ऐसे में कोई राज्य लोकपाल बिल पास नहीं कर सकता। चूंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए यहाँ के लिए केंद्र का कानून ही सर्वोपरि होगा। उधर केजरीवाल सरकार इस बिल को केंद्र के पास भी नहीं भेजना चाहती। सेंटर के पास नहीं जाएगा, ये विधानसभा में। एक सवाल ये भी है कि लोकपाल जो है केजरीवाल के सिपाहियों को भरोसा है कि उनका जन लोकपाल बिल पास हो जाएगा, लेकिन संविधान की किताबों के विद्वान मानते हैं कि केजरीवाल के जन लोकपाल मसौदे पर टकराव तय है। वैसे भी संघर्ष की जमीन तैयार करने में केजरीवाल का कोई सानी नहीं। पहले बेईमान लिस्ट पढ़ी तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से विरोध का बयाना ले लिया। नोटिस पर नोटिस आने लगे, फिर सरकार गिराने की साजिश का खुलासा किया तो प्रदर्शन आरंभ हो गए। अब जन लोकपाल पास कराने की जल्दबाजी हुई, इसलिए सवाल उठने लगे, क्या ये सब केजरीवाल का चुनावी हथकंडा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
सरकार में जब पार्टी आती है तो सत्ता चलाना, सरकार चलाना उसका मुख्य काम होता है, लेकिन केजरीवाल की पार्टी सरकार में भी है, सड़क पर भी संघर्ष भी कर रही है और आए दिन धरने भी। एक प्रदर्शन आज दिल्ली ने देखा, दूसरा धरना कल दिल्ली देखेगी, जब केजरीवाल के सिपाही, केजरीवाल के नेता, केजरीवाल के कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे। क्या धरना की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, और क्यों बार बार धरने करते हैं केजरीवाल के लोग? इसी पर सवाल पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, आशुतोष आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, और उसके बाद आरती मेहरा हैं, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी की तरफ से। इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले आशुतोष जी, कल सुना फिर आप लोग धरना दे रहे हैं, आज प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी, अरुण जेटली के घर के बाहर प्रदर्शन, कुछ टकराव भी, कल फिर धरना। क्या मान लें कि आम आदमी पार्टी की दिलचस्पी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शन और धरना इसमें ज्यादा है? नहीं, मुझे लगता है कि आप लोगों की दिलचस्पी इसमें ज्यादा हो गई। हम तो अपना पार्टी के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, और भारत के संविधान, भारत का लोकतंत्र ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखिए, अपनी शिकायत को रखिए, और उससे किसी को परेशान होने की जरूरत है नहीं। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का काम तेजी के साथ चल रहा है, सारे फैसले हो रहे हैं, और इसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही। पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी अपना काम करने का जो तरीका है वो करती जा रही है। सरकार का काम सचिवालय में ज्यादा होता है। मुझे लगता है सचिवालय से आपकी दिलचस्पी सड़क पर ज्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव पर आपकी नजर है। सचिवालय एक जगह तो कुर्सी पा चुके, अब चाहते हैं कि सड़क पर ज्यादा धरना प्रदर्शन करें और लोकसभा चुनाव में कुछ पाएं। आशुतोष। अजीत जी, मुझे लगता है कि आपके रिपोर्टर को मैं अक्सर देखता हूं, वो सचिवालय में सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। उनके पास इस बात की जानकारी होगी कि अरविंद केजरीवाल कितने घंटे सचिवालय में बिताते हैं, उनके तमाम मंत्री कितने घंटे सचिवालय में बिताते हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकारों में अब तक जितने मंत्री रहे हैं, उनसे ज्यादा रोजाना घंटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज्यादा लोग बैठते हैं, ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा फैसले हो रहे हैं। अब अगर किसी ने अपने दिमाग में कोई परसेप्शन बना लिया है तो उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आशुतोष, सवाल ये है ना, हर चीज का एक तरीका हो सकता है। आशुतोष जिम्मेदार नहीं है। आशुतोष, मुझे लगता है आप लोग सरकार में भी खुद रहना चाहते हैं, विपक्ष का स्पेस भी खुद ऑक्युपाई करना चाहते हैं। हर चीज का एक तरीका होता है। अब आप कल धरने पर फिर बैठ रहे हैं युगांडा की 3 महिलाओं को लेकर, उसके और तरीके हो सकते हैं। आज प्रदर्शन कर दिया आपने जेटली के घर पर, तो ये तरीका लगता है कि आप सरकार और विपक्ष दोनों साथ साथ समानांतर आप ही लोग चाहते हैं। मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर ये हमारा अधिकार है कि हम कौन सी भूमिका लेना चाहे, कौन सी भूमिका न लेना चाहे, जब तक कि वो गैर संवैधानिक ना हो, जब तक कि वो इलीगल ना हो, जब तक कि वो गैर कानूनी ना हो, जब तक कि वो हिंसक ना हो। तो मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है? हाँ, हम धरने पर क्यों है, ये सवाल तो अब मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पूछना चाहिए कि जिस तरीके से खिड़की एक्सटेंशन के मामले पर इन लोगों ने कुप्रचार करने का काम शुरू किया था, अब तीनों महिलाओं के वक्तव्य आने के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की जो मिली भगत थी, वो दरअसल जो ड्रग रैकेट था, जो सेक्स रैकेट था, उसको कहीं ना कहीं समर्थन देने का था। इसलिए यह संदेह पैदा होता है मन के अंदर, कहीं इन लोगों का तो हाथ इस पूरे खेल के अंदर नहीं था। चलो ऐसा प्रचार करवा दो, सरकार को बदनाम कर दो। आज 3 महिलाएं सामने आई हैं, उन महिलाओं ने साफ तौर पे कहा है किस तरीके से पुलिस की मिली भगत है, किस तरीके से युगांडन एम्बेसी की मिली भगत है, और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसका मतलब आशुतोष ये होगा कि आज 3 महिलाएं हैं, उस पर भरोसा करके कल आप धरना दे रहे हैं। उसके पहले जो 3 महिलाएं आई जिन्होंने 164 में बयान दिया और सोमनाथ भारती पर आरोप लगाए, उस पर आपको यकीन नहीं है, लेकिन आज जो 3 महिलाएं हैं वो आपके पक्ष में चुकी जा रहा है, इसलिए आप कल धरना दे रहे हैं। तो आप सेलेक्टिव होते हैं ऐसे तथ्यों के मामले में, जहां जो आपको सूट करता है वहां आप चूज करते हैं। आशुतोष, मुझे नहीं लगता कि इस पे आपको सवाल खड़ा करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो पहला मामला चल रहा है उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बाकायदा जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और वो टाइम बाउंड जांच का आदेश है। अगर उस जांच के अंदर कुछ भी गलत पाया जाएगा तो उस पर आप भी फैसला करने के निश्चिंत होकर मैं भी फैसला कर, हम उस पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। लेकिन ये बात हम जरूर कहना चाहते हैं, क्या आपको इन तीनों महिलाओं के बयानों पर आपको संदेह है? अगर हमें कोई संदेह नहीं, आपको भी एक चैनल एडिटर होने के नाते और चैनल को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। नहीं, हमें कोई संदेह नहीं है, उसका फैसला अदालत करेगी। हम जजमेंट देने के लिए नहीं बैठे, जजमेंट देने के लिए आप लोग बैठे हैं। आप लोग लिस्ट निकालते हैं, किसी को बेईमान बोलते हैं, किसी को भ्रष्ट बोलते हैं, वो सब आप कर सकते हैं सर। जजमेंट देना आपका काम है, हम तो बहस कर रहे हैं, जो सवाल है वही सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सब आपके डोमेन में है, रिजर्व रखिए उसको अपने लिए। लेकिन हम आते हैं आरती मेहरा जी।
हम लोगों की तो कोई औकात नहीं है, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत आम आदमी है, हम लोग की कहां इतनी औकात है कि हम किसी पर संदेह पैदा करें। हाँ, हिंदुस्तान का आम आदमी होने के नाते, एक ऐसे आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है, उस होने के नाते हम जरूर उंगली उठा रहे कि भाई ये तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से जितने लोगों के नाम दिए गए अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है तो आप चैनल के ऊपर आपको स्पष्ट करना चाहिए। चलिए आशुतोष जी, नहीं भ्रष्टाचारी नहीं है, आशुतोष जी, राजा भ्रष्टाचारी नहीं, क्या कनिमोरी भ्रष्टाचारी नहीं है, उसमें और बहुत सारे नाम है। आशुतोष खुर्शीद है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार गंभीर आरोप नहीं लगे। अगर आप इन बातों को स्पष्ट कर सके अजीत जी, क्योंकि आप बड़े प्रमुख पत्रकार हैं, बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा, मुझे भी बात समझ में आ जाएगी। आशुतोष, देश के अंदर कौन लोग जो है वो उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं चल रहा। आशुतोष, अगर सबूत होता तो सबूत आपको पेश करना चाहिए, लेकिन मुद्दा सिर्फ उतना नहीं है। मुद्दा यह है कि कल जिस ढंग से जेटली और मोदी पर आरोप लगाया गया, आशुतोष आप जर्नलिस्ट रहे 20 साल से, बिना सबूत के इस तरह का आरोप लगाया गया, और उसके बाद अगर किसी के घर को, एक मिनट, किसी के घर को गया 20 करोड़ 10 करोड़ की ऑफर और मुख्यमंत्री की कुर्सी की पेशकश, तो उसको दबोचकर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। आप अगर रामलीला मैदान से और आपके मुख्यमंत्री कहते सेटिंग करो, जो आपसे घूस मांगता है, तो आपका विधायक सेट करना चाहिए था, उसको सेटिंग करते। लेकिन जिस ढंग से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसको जल्दी कोई यकीन नहीं कर रहा, और आप पत्रकार हैं, शायद आप दूसरी भूमिका में होते तो आप भी ऐसे ही सवाल खड़े करते। आज आप नेता है, आपने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी है, इसलिए हमारे सवाल खड़े करने पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आशुतोष, फर्क कितना है? भूमिका बदल गई आपकी। देखिए अजीत जी, देखिए इंसान हूं और वक्त के हिसाब से आदमी की भूमिका बदल जाती है। मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता हूं, 23 साल मैंने पत्रकारिता की, और जिस तरीके की पत्रकारिता की उसको आपने भी देखा है, और आपने तो खैर बहुत करीब से उसको देखा है। चलिए हम दूसरे लोगों को इसमें शामिल करते हैं, आज तो दूसरे लोगों को शामिल करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल, नहीं आपने एक सवाल, एक मिनट, आपने एक सवाल खड़ा किया है। मैं ये जानता हूं जी कि आपकी ईश्वर में आस्था है और बीजेपी की भी ईश्वर में आस्था है। कल बीजेपी ये कहेगी कि भाई ईश्वर तो एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। तो बीजेपी ने क्या इस पूरे देश को राम के नाम पर गुमराह करने का फैसला किया था? नई फिलॉसफी दी है आपने। चलिए आरती मेरा जवाब दीजिए, दुर्गा का कोई सबूत है, आरती मेरा जवाब दीजिए, कोई सबूत नहीं है, तो ईश्वरवादियों भगवान क्यों बने हुए बैठे हुए हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि चुप करे तो जवाब दे, इनको बोलने की बीमारी हो गई है। जवाब दीजिए आरती मेरा, जवाब दीजिए विनोद, आपके पास जवाब दीजिए आरती मेरा। अजीत जी, अगर इस भाषा का इस्तेमाल अगर होगा तो मैं आपके चैनल पर बात करना पसंद नहीं करूंगा। अगर इस भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा कि बोलने की बीमारी है, आप पहले अपने बातचीत नहीं हो सकती। शिष्टता और मर्यादा को मेंटेन किया जाए। आरती मेरा, संवाद एक शिष्टाचार के साथ होनी चाहिए। आरती मेरा, गुजारिश करूंगा कि भाषा की आरती मेरा संवाद एक शिष्टाचार के साथ होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अजीत आप एंकर हैं, आरती मेरा जस्टिफाई करते हैं उन्हें। आरती मेरा एक शिष्टाचार के साथ संवाद करिए। आरती मेरा अपनी बात रखिए। आरती मेरा जी इतना गुस्से में बौखला रही है, जनता देख रही है आपको। गुस्से के बजाय संयम रखिए और सवाल जो आपको जवाब देना उसका जवाब दीजिए। आप देखिए, आप अपने थूक मंत्री को संभालिए, अपने थूक मंत्री को संभालिए जो सब पे थूकते रहते हैं। आप सोमनाथ भारती को संभालिए, और ये जो कल आप धरना कर रहे हैं ना, वो सोमनाथ की जो जुडिशरी जजमेंट आना है उसी को प्रभावित करने के लिए। मालूम नहीं क्या कारण है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ स्टिक्चर्स हो, जिस व्यक्ति को स्पैमर के उसमें पहले से ही पनिश किया गया हो, और उस व्यक्ति को बार बार बचाने का काम केजरीवाल कर रहे हैं, और कल भी प्रभावित करने के लिए ये धरने पे बैठ रहे हैं युगांडा की उन महिलाओं को लेके। मैं अजीत जी उस बात में नहीं पड़ती, आज जो आपका विषय है उसी विषय पे रहना चाहूंगी। अजीत जी, सवाल ये उठता है कि ये लोग अपने आप को देवदूत समझते हैं कि ये ईमानदार और सब चोर और सब बेईमान ये लिस्ट जारी करेंगे, और उस लिस्ट में ये देश के संभ्रांत इतने अपना जीवन संघर्ष और पूरे उसमें लगाने के बाद जिन्होंने अपनी अचीव की है उनको ये दांव पे लगाएंगे। ये कल ये कहेंगे कि हम नरेंद्र मोदी जी मीडिया वालों को कहते हैं कितने पैसे दिए। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जी जैसे व्यक्ति पे जिनके ऊपर जीवन में कभी एक उंगली तक नहीं उठी, उनके बारे में ये कहेंगे, हंसते हुए, शर्म आनी चाहिए इन्हें, ये कहेंगे कि इनके विधायक को पैसे ऑफर करे। कहां है प्रूफ?
अजीत जी अगर इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल होगा तो मैं आपकी बातचीत में शामिल नहीं हूंगा। आरती मेरा एक मिनट, आरती मेरा मैं एक आरती मेरा मुझे लगता है शब्दों के चयन में भाषा की गरिमा का ख्याल नहीं रखेगा तो मैं आपके चैनल पर नहीं बैठूंगा। आशुतोष एक मिनट, आरती मेरा शब्दों के चयन में मेरा आपसे आग्रह है, संयम बरते। अगर भाषा का संयम नहीं मेंटेन होगा, इस तरह से अगर भाषा की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो मैं आपके शब्दों से बचे। आरती मेरा चलिए के संयम बदते जी, हमने आज तक नहीं बदले थे, लेकिन इन्होंने ये राजनीति में अराजकता लाके ये दूसरों को बोल के ये बुलवाने पे उकसाया इन्होंने। चलिए आरती मेरा आपने अपनी बात कही, आरती मेरा आपने अपनी बात कह दी, जवाब लेंगे आशुतोष से। पहले रागिनी नायक, रागिनी आप कुछ कहना चाह रही हैं? साफ एक बात जो आशुतोष ने कहा, यह बात तो है कि आम आदमी पार्टी ने आज विपक्ष की जगह भी ले ली है। धरना प्रदर्शन सरकार में भी है, धरना भी दे रहे हैं, कल भी धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी कल अगर गए नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के बीच तो ये भी एक आम आदमी फैक्टर था कि राहुल गांधी वहां गए। काम करना आता ही नहीं है, ये सरकार नहीं चला सकती। एक मिनट आरती मेरा, आएंगे आपके पास। रागिनी, विनोद जी आ रहा हूं आपके पास। रागिनी, अजीत जी कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अब ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं आरोपों पर, कटाक्षों पर आधारित राजनीति की, अगर हम बात करते हैं जनता को सही मुद्दों से भटकाने की, अगर हम बात करते हैं तालियां बटोरने और जनता को बरगलाने की राजनीति की, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कुछ ज्यादा भेद नहीं है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे है मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी कहती है कि आप और आम आदमी पार्टी एक थाली के चट्टे बट्टे, समझ में नहीं आ रहा कौन किधर का चट्टा कौन किधर का बट्टा। मैंने सबकी बात बहुत, अजीत जी मैंने बहुत धैर्य के साथ सबकी बात सुनी, मुझे कृपया थोड़ा सा समय दे बोलने के लिए। इनके खिलाफ है और फिर भी समर्थन। आम आदमी पार्टी के ऊपर धर्म संकट है, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता पता था लेकिन बाहर आने का नहीं पता। कभी डीटीसी के कर्मचारी हड़ताल पे बैठते हैं, कभी सब्जी मंडी वाले, कभी एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र धरना देते हैं, तो कभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, कभी बिन्नी जी छोड़ के जाते हैं तो कभी मधु भादुड़ी जी। अब इनका भी एक लंबा इतिहास रहा है बिना सबूतों के आरोप लगाने का। इन्होंने हर किसी पर आरोप लगाया, शीला जी का भी नाम लिया, बीजेपी द्वारा शासित एमसीडी के बारे में कहा कि घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। जब मौका आया तो कोई आरोप चलिए जवाब लेते हैं उसका। विनोद जी के पास आइए। आशुतोष, अगर ये भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट भारतीय जनता पार्टी आज जो तिलमिला रही है, आज सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कोई भी नेता हो इस देश का वो आलोचना से परे नहीं है अगर उसने गलत काम किया है। नितिन गडकरी जी इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक देश के नाम संदेश देते हुए मंच से कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की साठगांठ है। दिल्ली के एक बड़े उसी इशू पर कई बार बात कर चुके, रागिनी रोकना चाहूंगा मैं, उसी इशू पर हम कई बार बात कर चुके हैं। एक मिनट रागिनी रोकना चाहूंगा, एक मिनट रागिनी मैं रोकना चाहूंगा, उस इशू पर काफी बात कर चुके हैं। एक मिनट रागिनी, आशुतोष से जवाब लेते हैं, उससे पहले विनोद शर्मा। हालांकि आशुतोष बहुत डिफेंसिव हो गए, एग्रेसिव कर रहे हैं कि हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन क्या लगता है कि जैसे कल फिर धरना दे रहे हैं, आज उन्होंने प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आने वाले दिनों में हम लगातार ये धरना प्रदर्शन देखेंगे, यही तरीका है या सरकार है आप सिस्टम में रहकर कोई वैकल्पिक तरीका भी अख्तियार कर सकते हैं, या आपकी स्ट्रेटजी है कि आप दोनों स्पेस खुद चाहते हैं? नहीं, ये दोनों स्पेस खुद चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल लीडर ऑपोजिशन भी हैं और चीफ मिनिस्टर भी हैं, और ये सड़क की राजनीति कर रहे हैं। इनकी कई इसमें प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि 2014 का कैंपेन भी सरकार चलाने के साथ साथ चलाया जा रहा है। आप इस पे आपत्ति नहीं कर सकते, किसी भी राजनीतिक दल को ये अधिकार है। लेकिन मेरे एक दो सवाल हैं इनके बारे में। मैं समझता हूँ कि जो अभी तक इन्होंने किया उससे एक तबके में इनका जो सपोर्ट है वो मजबूत हुआ है, और एक तबके में इनका जो सपोर्ट है जो कि एलीट तबका था, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो IIMs के लोग इनके पास आ रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे थे, वो थोड़े से इस कार्यकलाप से शुद्ध हैं। लेकिन मैं एक दो बातें यहाँ पर रेज करना चाहता हूँ। मैं सवाल नहीं, धरना की मानसिकता मैं बताता हूँ आपको। देखिए, धरने की मानसिकता ये है कि जिस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिए बिना इन्होंने बिजली और पानी पे अनाउंसमेंट किया, और अभी आज ही किसी एक RTI एक्टिविस्ट ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि कोई फाइल नोटिंग या रिकॉर्ड नहीं है इन डिसीजंस का इनके पास। उनका ये दावा है, मेरा दावा नहीं है। एक RTI एक्टिविस्ट ने कहा कि इनकी सरकार के पास
वो जो 2 फैसले हुए हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, या उनको बताया गया या नहीं है, ये तो बात की बात है। लेकिन दूसरी बात, ये जो अब अरुण जेटली पे और नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा है, आशुतोष जी जानते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी भी पक्षधर नहीं रहा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बिना सबूत के क्यों लाया गया, इसके दोनों के एक ही कारण था। अब ये बात सुन लीजिए, अहम बात है, और मैं चाहूँगा कि आशुतोष इस पर बोले कि उन्होंने पानी बिजली का इसलिए किया कि हाथ बांध दिए किसी भी सरकार के कि इनको कॉन्फिडेंस वोट नहीं मिले, इनको मिलेगा। जब किसी ने आते ही ये फैसला ले लिया, कॉन्फिडेंस वोट नहीं लिया है, उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है, उसकी प्रॉपरिटी क्या है, उसका मॉरल अथॉरिटी क्या है उस डिसीजन का, जब आपके पास अभी कॉन्फिडेंस वोट नहीं आया, उससे पहले आपने फैसले अनाउंस कर दिए और ये कहते हुए कि हो सकता है कल हमारी सरकार ना रहे। इल्जाम ये वैसा ही हुआ जैसा कि एनरॉन का डिसीजन लिया था भारतीय जनता पार्टी ने 13 दिन की सरकार, 13 दिन की सरकार में। और दूसरी साथ ये जो इन्होंने धरना दिया है अरुण जेटली के घर के बाहर, ये कुछ और जो खुलासे होने वाले थे उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए दिया है। मैं समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खुलासे करने वाली थी, उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए ये जो धरना दिया गया, ये दिया है। और मैं इसमें पैरवी नहीं कर रहा हूं ना नरेंद्र मोदी की ना अरुण जेटली की, लेकिन ये इनकी स्ट्रेटेजी थी, ये उसी का रनिंग थीम है, वही नैरेटिव है। जवाब लेते हैं आशुतोष। पहला जवाब तो ये कि लोग कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, ये शिगुफा है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप जर्नलिस्ट हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप जिस चैनल में थे 100 स्टिंग ऑपरेशन आपके चैनल में हुआ, आपके जो मुख्यमंत्री स्टिंग ऑपरेशन का ऐलान वो रामलीला मैदान से कर रहे हैं और आपके विधायक के घर 2 आदमी आता है, इतनी बड़ी बातें कहता है, कोई ट्रैप नहीं बिछाया जाता है, सेटिंग नहीं होती है, और उसके बाद इतने दिन बाद आकर आप कहते हैं कि अरुण मोदी और अरुण जेटली ने खरीदने की कोशिश की। आशुतोष, आप भी जानते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं आप, शिगुफा है। जी, मुझे बड़ी हैरानी है कि आज आप बीजेपी की लाइन को टो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप इस बात पे यकीन कर रहे हैं। आपने तो बहुत लंबा स्टिंग ऑपरेशन आपने किया है और आपको इस बात का पूरा आपको एक तर्क दिया, आप उसका जवाब दो। आप में किसी की भी लाइन टो कर रहे हैं हम लोग, आप उसका जवाब दीजिए। सवाल ये है कि आपने जो धरना दिया अरुण जेटली घर के जवाब दूंगा। 1 महीने तक जब आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया और सरकार आई 20 दिन तक किया, तब हम आम आदमी पार्टी की लाइन टो कर रहे थे। ये मुश्किल है आशुतोष जी, आप तो फिर तो निष्पक्षता पर मतलब अगर आपके साथ नहीं है तो आप बीजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं, तो आप हमारे सवाल उठाने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये हमारे अधिकार का हनन है आशुतोष जी, जवाब दीजिए आप जो बात देखिए, दिक्कत क्या है कि जब सारे लोग बोलते रहते हैं मैं चुप रहता हूं, जब मैं बोलना शुरू करता हूं तो लोग उस पे कूदने पड़ते हैं। चलिए बोलिए। तो या तो बाकी लोग बोल रहे फिर मैं बोलता हूं। बोलिए। और मैं पूरी विनम्रता के साथ यहां सब लोगों की बातों को सुनने के लिए बैठा हूं, प्यार से सुनूंगा, सारे लोग बोल रहे, फिर अगर एक साथ अगर जवाब चाहिए तो जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि भाषा की एक मर्यादा होती है और बोलने की भी एक मर्यादा होती है, उसका ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल। जहां तक आपने सवाल इस बात को उठाया है, हमारा एमएलए जो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, वो बैठकर साफ तौर पे कह रहे हैं भाई 4 बार लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, आप उन एमएलए की बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। अब ये तो आपको फैसला करना है। हम क्यों यकीन करें, हम सबूतों की बात करेंगे। आप बोल दीजिए भाई हमारे एमएलए झूठ की बात करेंगे ना, किसी के कहे पे ऐसा तो है नहीं कि कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे फेस वैल्यू पर चले जाए, वही कह रहे सच, इसका मतलब जो भी कह दे उसको सच मान ले हम, फिर तो इसका मतलब बात खत्म हो गई कि उस एमएलए ने कह दिया मान ले, कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं, एविडेंस नहीं, वो सच हो। मुझे लगता है कि अदालत की जो कार्रवाई होती है उसमें आंखों देखी करने वाले चश्मदीद की बातों को अदालत बहुत गंभीरता के साथ लेती है, और अगर इसी तरीके से अदालत फैसले करने लगे तब तो किसी की विटनेस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और अगर अदालत बिना सबूतों के आधार पर फैसले करने लगे, आशुतोष आपको पता है 20 साल में बहुत फैसले देखे होंगे कि बिना सबूत के आधार पर अदालत फैसले नहीं करती। सर, वहां तो कानून की देवी के आंखों पर पट्टी होती है, सबूत ही देखती है, आपको पता है। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आपका ये मामला टिकता तो पुलिस के पास जाना चाहिए था, एफआईआर हो जाना चाहिए था जेटली और मोदी के खिलाफ। नहीं दिया यार, मैं सवाल दूसरा था मेरा सवाल। आशुतोष 1 मिनट, आशुतोष
मैं वही बार बार कह रहा हूं कि भाई वो या तो मुझे बोलने दिया जाए या फिर बाकी लोग बोलें। चलिए मैं बोलने की कोशिश करता हूं, बीच में तमाम लोग आ जाते हैं। बोलिए। या तो बाकी लोगों को पूरा मंच दे दिया जाए, उनको पूरा वक्त दे दिया जाए, वो अपनी मन की सारी बातें कह लें, सारे हमले कर लें, आक्रमण कर लें, और उसके बाद मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। क्योंकि जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं तब बीच से कोई ना कोई आवाज आ जाती है। तो मुझे जब आपको समय मिलता है तो आप जवाब नहीं दे रहे। एक मिनट रागनी जवाब देने दीजिए, एक मिनट रागनी जवाब देने दीजिए। आशुतोष जवाब दीजिए। पिछले एक मिनट रागनी, आशुतोष जवाब दीजिए। आशुतोष आप भी एंकर रहे, आपको पता है टीवी डिबेट में ये होता है। आशुतोष जवाब दीजिए। नहीं देखिए अजीत जी, मैं तू मैं करने के लिए नहीं बैठा। जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप चाहेंगे कि मैं उनको उनके ऊपर झपटूं, वो मेरे ऊपर झपटे। जब अभी 3 बार मैंने बोलने की कोशिश की, 3 बार लोगों चलिए मैं करूं, आप जवाब दीजिए। तो मैं तू मैंने करने के लिए मैं करूं, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। अगर आप मेरा वक्तव्य, मेरा वर्जन चाहेंगे तो मैं जरूर उस बात का जवाब दे दूंगा। दीजिए जी। और मैं गुजारिश करूंगा जो हमारे फेलो पैनलिस्ट है, मैं उन सबका बड़ा सम्मान करता हूं, सब बड़े सम्मानित लोग हैं, खासतौर पर विनोद शर्मा जी जो कि हमारे वरिष्ठ भी रह चुके हैं। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया मुझे बोलने दिया जाए। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं अजीत जी कि आपने बहुत स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं और आप खुद स्टिंग ऑपरेशन, बल्कि टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे पहले स्टिंग ऑपरेशन करने वालों में आपका नाम रहा है। बार बार हमसे कहा जाता है कि स्टिंग ऑपरेशन आपने क्यों नहीं किया। आपको पता है कि स्टिंग ऑपरेशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है और उसको बाकायदा लेयर करके खास जगह पर बुला के तब किया जाता है। आप रैंडमली स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते। 24 घंटे आप स्पाई कैम के साथ बैठे रहें और इस बात का इंतजार करते रहे अभी फला आदमी आएगा, हमें उसका स्टिंग ऑपरेशन, ऐसा संभव नहीं होता। नहीं, अगले दिन बुलाते। अगर कोई आदमी आया घर पर ये कहने के लिए कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी और 20 करोड़, तो अगले दिन बुलाते कि हम लेंगे, अगले दिन बुलाते, आप लोगों को इन्फॉर्म करते, अगले दिन बुलाते। ऐसी ट्रैप लेके आ जाता है। यही आपके मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको कोई घूस की पेशकश करे, आप उसे सेटिंग कर लो, हमें इन्फॉर्म करो, स्टिंग करो। तो आपके मुख्यमंत्री की नसीहत को आपके विधायक ने नहीं सुना। बिल्कुल आपने सही कहा। नहीं अजीत जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और मुझे लगता है कि अब हमारे एमएलए से इस बात की गलती हुई है। मैं उनको बोलूंगा कि भाई अगली बार अगर आपको कहे तो आप उस आदमी को अपने घर पे बुलाइए और पूरा स्टिंग ऑपरेशन करिए ताकि नंगे हाथ पकड़े जाए। तो अब दूसरी बात यह कि रात को 12:34 पे शाम को 7 दिसंबर को उनके पास एक कॉल आता है जिसमें उनसे कहा जाता है कि भाई अरुण जेटली जी आपसे कल शाम को 5 बजे मिलेंगे। उसका उनके पास रिकॉर्ड है, आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब या तो आप ये कहिए कि मदन लाल जी झूठ बोल रहे हैं, एक एमएलए होने के नाते। मदन लाल जी क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है पुलिस में कहने के लिए तैयार है तो बात करते हैं। पुलिस में एफआईआर करके उसके बाद वहां बात होनी चाहिए। मुझे लगता है इंक्वायरी नहीं। विनोद शर्मा ने कुछ और सवाल आपसे पूछा था, सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है कि आपने अरुण जेटली के घर पे धरना इसलिए बोला, वो आपका प्रीएम्प्टिव स्टेप है क्योंकि आपको ये शक है कि आपके खिलाफ कुछ बड़ा पर्दाफाश उनके द्वारा होने वाला है। जिस तरह से आपने बिना कोई फाइल नोटिंग के, बिना कोई कॉन्फिडेंस वोट लिए आपने बिजली पानी का फैसला अनाउंस कर दिया था। आपके पास हक नहीं था वो अनाउंस करने का, लेकिन कर दिया था। अब आज एक आरटीआई एक्टिविस्ट कहता है कि आपके पास कोई फाइल नोटिंग नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उस फैसले का। वो बात आपने जवाब देनी अलग से उस आरटीआई एक्टिविस्ट को। लेकिन मेरा ये मानना है और मेरी कुछ जानकारी भी है कि कुछ बड़ा खुलासा होने वाला था। उससे पहले ये सब आपने जुटाकर बिना एविडेंस के सिर्फ एक एमएलए के आरोप पर ये कर दिया। जवाब लेते। अब ये मैं उनके हक में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या कोई अंदेशा है कि और कोई खुलासा आने वाला है जो आरोप होगा, निराधार होगा, जो आप कहेंगे वो लोग कहेंगे नहीं है? और जैसे कि आज आप कह रहे हैं हमारी बात सही है और वो कह रहे हैं आपकी बात गलत है। एक मिनट जवाब लेते हैं। आशुतोष जवाब देंगे आप विनोद शर्मा जो कह रहे हैं? देखिए विनोद जी हमारे बड़े भाई की तरीके से उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं और वो बड़े पत्रकार भी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम अगर उनके पास कोई सूचना है कि कोई बड़ा खुलासा होने जा रहा था और उसको रोकने के लिए हमने धरना दिया है या प्रदर्शन कर रहे हैं, तो धरने प्रदर्शन से खुलासे रुकते नहीं है, ना वो प्रिएम्प्टिव मेजर्स है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खुलासा बीजेपी के खिलाफ होने वाला है, तब आप कैसे कहेंगे? और हो सकता है अगर वो खुलासा हो उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी जो है अपने आप को बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में पाए, तब आप क्या जवाब देंगे? तो मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त का इंतजार करिए और ये देखिए किसका खुलासा होने वाला, किसका खुलासा नहीं होने वाला। और मैं आपको ये कहता हूं कि एक बड़ा खुलासा होने वाला है जिसे बीजेपी के कई लोग फंसने वाले हैं, तब आप क्या कहेंगे? जहां तक आपका ये कहने का मतलब है कि भाई बिना नोटिंग के है, ये सारी चीजें तो पेपर पे होंगी। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए वो जवाबदेह होंगे। बिल्कुल जवाबदेह होंगे। जहां तक मैं आपको बता, आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार
किसी तरीके से छुपाने की स्थिति में नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रन करना चाहती है, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रन करना चाहती है। और अगर हमारी तरफ से कोई गलती है तो हम दूसरी पार्टियों की तरफ से यह कहने वाले नहीं है। सोमनाथ भारती ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, सारे नेशनल चैनल पे जाके मैंने खुद, हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने बाकायदा माफी मांगी। अच्छा किया, वही करना चाहिए, वही सही तरीका है। लेकिन चलिए होगी, आज भी कहते हैं अगर हमारी सरकार की तरफ से कोई भी गलत काम, लेकिन आशुतोष जिस तरह से इनको सोमनाथ भारती पर बहुत सवाल उसके बाद भी खड़े, सोमनाथ भारती को भी सरकार से बाहर होना चाहिए था जांच होने तक। आरती मेहरा, आशुतोष ने कहा कुछ खुलासे हो सकते हैं कल को। अब इन्हें चुप कराइए। नहीं, आराम से बात रखिए आप। आरती मेहरा जी थोड़ा आप भी तेज कम करिए। आरती मेहरा जी आराम से बात करिए, एक मिनट आराम से बात कर दिए। आरती जी आराम, भाषा में बात नहीं हो सकती यहाँ पर। आरती मेहरा जी आराम से बात करिए। भाषा में कोई बात नहीं कर सकता। जी एक मिनट आशुतोष जी, आरती मेहरा जी आराम से अपनी बात रखिए। आरती मेहरा, मैं यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं बैठा। बात आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई मेरे भाषा का संयम तोड़ेगा तो ये बात ठीक नहीं है। भाषा की मर्यादा है। आप आलोचना करना चाहे आलोचना करें, जितने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहे करें, लेकिन भाषा का संयम अगर टूटेगा तो मैं यहाँ भाषा का संयम सुनने के लिए बैठा नहीं हूँ। एक मिनट आशुतोष जी, आरती मेहरा एक मिनट मेरी बात सुन ले। आरती मेहरा भी गुस्सा आएगा। आरती मेरा एक मिनट, आरती मेरा चेहरा दिखाना चाहती हूँ। आरती मेरा एक मिनट, चैनल्स को आरती मेरा एक मिनट, मेरा सिर्फ एक आग्रह आरती मेरा जी, ये ना तो हम किसी रैली स्थल पर हैं ना किसी प्रदर्शन के स्थल पर, एक चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। जैसा कि आशुतोष ने कहा, मैं यहां सहमत हूं कि शब्दों के चयन में एक मर्यादा रखें, क्योंकि पूरा देश देख रहा है, दर्शक देख रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर आरोप राजनीतिक हो लेकिन व्यक्तिगत इस तरह के शब्द इस्तेमाल न करें। चले अपनी बात कहिए आरती मेरा। आरती मेरा, मैं अपनी बात कहती हूँ। अजीत जी, अभी आशुतोष जी ने बात की कि भाषा मर्यादित होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इनके बड़े सम्माननीय दिल्ली के मंत्री ने अपने 3 व्यक्तियों के नाम लिए, अरुण जेटली, आरती मेहरा, हरीश साल्वे। 3 व्यक्तियों के लिए इन्होंने खुले में कहा कि मैं इनके मुंह पे थूकूंगा। इससे अमर्यादित, इससे गिरी हुई भाषा, इससे ज्यादा गंदगी क्या हो सकती है। अब दूसरी बात अजीत जी, अभी आशुतोष जी ने कहा, और देखिए मैं इनका असली चेहरा दिखाना चाहती हूं कि महिलाओं के प्रति ये क्या सोचते हैं, क्या रखते हैं। इन्होंने हर चैनल पे कहा कि हमने 4-4, 5-5 घंटे रिव्यू किया। योगेंद्र यादव जी ने आके माफी मांगी, और आशुतोष जी जो कहते हैं कि माफी मांगी मैंने हर चैनल से। एक भी चैनल दिखा दें अजीत जी जिसमें इन्होंने एक दिल्ली की पूर्व महापौर आरती मेहरा लड़की से माफी मांगी हो। इन्होंने सिर्फ हरीश साल्वे, इन्होंने सिर्फ अरुण जेटली से माफी मांगी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अजीत जी, जिसने बोला उसकी। आज जो ये उत्तेजना है ना जी, आरती मेहरा, इस पर पहले कई बार बात कर चुके हैं और ये फिर बहस उस दिशा में जा रही है जो 20 दिन पहले इस पर बहस कर चुके हैं। मुझे लगता है अगर नहीं मांगे तो आज माफी मांगे, बात खत्म करिए, आगे बढ़े हम। इन्होंने एक मिनट आरती मेरा, एक मिनट आरती मेरा, एक मिनट आरती मेरा, आरती मेरा एक मिनट। हाँ आशुतोष बोलिए। देखिए मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट, हाँ आ रहा हूँ रागनी आपके पास। अजीत जी, मैं आरती जी का बड़ा सम्मान करता हूं, और मैं फिर एक बार एक राष्ट्रीय चैनल पर सोमनाथ भारती ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मेरी जानकारी में नहीं था कि आरती मेहरा के लिए भी उस भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं आरती मेहरा से नेशनल चैनल पर हाथ जोड़कर उनके इस वक्तव्य के लिए माफी चाहता हूं, और मैं चाहता हूं वो मेरी बहन के समान है, उनके सम्मान में अगर इस शब्दों का इस्तेमाल किया गया तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि आरती मेहरा का नाम उसमें, मुझे यह पता था कि हरीश साल्वे, अरुण जेटली के बारे में बात कही गई थी। इसलिए हमने अगर गलती की है तो हम अपनी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। हमें चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है अजीत जी, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये भी आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ भारती को बाकायदा इसके लिए डांट पड़ी है। आइंदा आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार फिर आरती मेहरा से माफी चाहता हूं उनके लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सोमनाथ भारती ने क्या उसके लिए फिर बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं आशुतोष जी,
रागनी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल इसके अलावा धरना और इस तरह की राजनीति उससे जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि आज कांग्रेस ने कहा कि हम जन लोकपाल बिल जो अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट से पास किया है उसको पारित नहीं होने देंगे क्योंकि असंवैधानिक है। ये इस तरह की बात कही है। आपके पास रागनी आने से पहले आशुतोष, अगर ऐसा जन लोकपाल बिल आपको पास ही करना था तो एक कानून का एक तरीका होता है, एक तकाजा होता है, और दिल्ली सरकार ऐसे भी तमाम तरह की बंदिशें और पाबंदियों में है। आप आम सहमति बनाते और जो एक तरीका उस प्रोसेस को फॉलो करते, तो इसका मतलब आपने कैबिनेट से पास कर दिया, लेकिन यह तय हो गया कांग्रेस के बयान के साथ कि यह पेश और पास नहीं हो सकता। आशुतोष, आ रहा हूं रागनी आपके पास। अजीत जी, अगर बार बार आप मुझसे ही सवाल करेंगे तो आपके फेलो पैनलिस्ट से कहने लगेंगे कि आप मुझको लेके बायस है क्योंकि आप मेरे दोस्त रहे हैं और ज्यादा टाइम आप मुझे ही दे रहे हैं। खैर, फिलहाल आपने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे देता हूं। अब आपने क्यों दे दिया, रागनी यही कहेगी, लेकिन चलिए मैं आता हूं। किसी को परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर 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 ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने आप गिर जाएगा। आप परेशान क्यों है? असल मसला इस बात को लेकर यह है कि जन लोकपाल को बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस कभी भी तैयार नहीं होंगी, क्योंकि इनको इस बात का अंदाजा है कि कल इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, इनके लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए 1967 से आज तक लोकपाल बनाने की डिमांड होती रही। 10 बार विधेयक आया, कभी कानून नहीं बन पाया। हमारे डर के बनाना पड़ा। चलिए रागनी के पास जा रहे हैं, वक्त कम है। रागनी, आज क्यों कहा कांग्रेस ने कि किसी भी सूरत में पास नहीं होने देंगे इस बिल को? साथ में लवली ने यह भी कहा असंवैधानिक है, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और एक हद तक बहुत एग्रेसिव तल्ख बयान था कांग्रेस का। रागनी। अजीत जी, भारतवर्ष के इतिहास में सबसे पहली और सबसे करारी चोट भ्रष्टाचार को पहुंचाने वाला जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिसे यूपीए सरकार ही लेकर आई। अब जन लोकपाल पर भी आ जाते हैं। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का बयान आपने भी सुनाया। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जन लोकपाल बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी नहीं है, लेकिन जिस असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसे पारित किया जा रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जरूर है। अब मैं आशुतोष जी से एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूं, अगर उन्हें यह लगता है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने में उनकी निष्ठा जो है वो भी सक्षम है और इसी तरीके से उनका बिल भी सक्षम है, तो आखिर कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया क्यों नहीं लिया? चलिए जवाब लेते हैं आशुतोष से। विनोद शर्मा आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। अजीत जी एक बात और, प्लीज मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए, 30 सेकंड का समय दीजिए। आशुतोष जी ने एक और बहुत गंभीर बात कई बार कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वो धरने पर बैठें, उन्हें अधिकार देता है कि वो दूसरों की आलोचना करें, आरोप लगाएं, लेकिन वही लोकतंत्र और वही संविधान कर्तव्यों की भी बात करता है। और दिल्ली में सरकार चलाते हुए सबसे पहला कर्तव्य जो है वो ये है कि उन 18 जो मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए, जिससे आज बचकर भागने की कोशिश हो रही है और केवल लोकसभा के चुनाव को आगे देखकर कहीं ना कहीं सियासत का शिकंजा कसा जा रहा है। चलिए आशुतोष आप जवाब दीजिए। मुद्दा यह भी है कि अब आपको भी पता है कि दिल्ली में ये लोकपाल नहीं बन सकता जिस ढंग से आपने किया, और आशुतोष जी आप तो जानते हैं दिल्ली भी देश का हिस्सा है, देश की चौहद्दी से बाहर एक अलग देश नहीं है जहां आपका कानून चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने पास कर दिया, कैबिनेट से पास हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ आपने अपनी दायित्व का निर्वाह कर लिया, जनता के बीच जाएंगे, शहीद हो गए, हम लोकपाल नहीं पास कर पाए, और उसके बाद आप अपना पॉलिटिकल माइलेज लेंगे, लेकिन ये बिल तो बनने से रहा। आशुतोष, शहीद होने के लिए भी बड़ा जिगरा चाहिए होता अजीत जी। भगत सिंह ने शहादत दी थी, चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दी थी, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त ने शहादत दी थी। खैर वो एक दूसरा मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि आप जितना टाइम मुझे दे रहे हैं इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आपके तमाम पैनलिस्ट जो है आपके ऊपर आरोप लगाने वाले हैं, दूसरे को भी बताते हैं, ये गलत बात है। आरती मेरा पहले ये बताइए कि जन लोकपाल बिल पर आपका क्या स्टैंड है? आरती मेरा, अब आरती जी के चेहरे पर थोड़ी हंसी आई है, बहुत देर बाद बहुत गुस्से में थी। आरती मेरा, कांग्रेस का स्टैंड साफ है कि हम नहीं पास होने देंगे, आपका बीजेपी का स्टैंड आप भी पास नहीं होने देंगी, असहमत है आरती मेरा? देखिए इनके तरीकों से पूरी असहमति है, सिर्फ ये चुनावी स्टंट है। हर रोज मीडिया कैसे हॉक करना है, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, नीचे जनता को किसी एक चीज का लाभ अभी तक नहीं मिला है अजीत जी।
आज कल ही इनके एक विधायक को नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जो इन्होंने जन लोकपाल पास किया है कैबिनेट से, उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर किया। नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर मनोज शर्मा के पास आऊंगा। एक मिनट आरती मेरा, उस जन लोकपाल को आप खारिज करती है जैसे कांग्रेस ने आज खारिज किया है? अजीत जी देखिए, बिल्कुल इनका जो तरीका है कि हम धरने प्रदर्शन से इसको ये संवैधानिक रूप से लाएंगे, चर्चा करवाएंगे, सदन में चर्चा होगी तो आगे बात बढ़ेगी, नहीं तो इनके तरीकों पे ऐसे नहीं चल सकता। चलिए एक मिनट विनोद शर्मा, इसका मतलब एक मिनट आरती में आ रहा हूं, इसका मतलब ये मान लें कि ये जन लोकपाल जो कुछ भी कैबिनेट से पास हुआ ये कोई कानून का शक्ल नहीं लेने वाला हो गया। इनको जितना करना था मैं देखिए पता नहीं क्या डिबेट हो रही है और वो आरती जी क्या बोल रही है और पॉलिटिकली उसका लाभ लेना चाहते हैं। चलिए एक मिनट आरती मेरा, एक मिनट रुकिएगा विनोद। ये सवाल इनसे सीधा पूछिए भाई, एज अ स्टेट असेंबली ये लोकायुक्त पास कर सकते हैं। लोकायुक्त जो एग्जिस्टिंग है उसको स्क्रैप कीजिए, उसकी जगह एक लोकायुक्त लाइए जो कि जन लोकपाल जो दिल्ली का लोकपाल है, जो सेंट्रल बिल है ओम्बुड्समैन का, उससे ज्यादा मजबूत हो और मिसाल कायम कीजिए। जो आपके अधिकारों में है आप कर सकते हैं। जो लोकपाल बिल है उसके अंदर भी प्रोविजन है, स्टेट्स को 6 महीने के अंदर बनाना है, वो जो उसमें फीचर्स रखना चाहें वो रख सकते हैं। फेडरल पॉलिटी की रिस्पेक्ट है। आप अब ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वाहवाही आप लूटें। ये देखिए, मैं बुरा मत मानना भाई मिस्टर आशुतोष, देखो यू आर प्लेइंग टू द गैलरी बॉस। देखिए लेजिस्लेशन मेकिंग तो सीरियस बिजनेस होता है, तो और अगर आप कुछ कर सकते हैं जो आपकी जुरिस्डिक्शन में है, वो ये है कि एग्जिस्टिंग लोकायुक्त को स्क्रैप कर कर उससे ज्यादा पुख्ता लोकायुक्त आप लाएं, दिल्ली शहर को दें जहां आपकी सरकार है, और उस लोकायुक्त को दिखाएं फिर पूरे देश में जाके कि देखिए ये लोकायुक्त है जो दिल्ली ने दिया लोकपाल उससे ज्यादा बेहतर है, हमने अपने लिए बनाया है, अपने आप को अकाउंटेबल करने के लिए बनाया है। अगर आपका ये रवैया होता तो हम आपकी टोटल सपोर्ट करते, लेकिन आप जो हैं इसको मैं बड़ा नॉन सीरियस लेजिस्लेटिव मेकिंग प्रोसेस मानता हूं। आप ये मत कीजिए क्योंकि ये कोई अच्छा प्रिंसिपल या अच्छा प्रेसिडेंट नहीं आप कायम कर रहे हैं। अगर आपने सही में इन लोगों को मैट पे बिछाना है बीजेपी और कांग्रेस को, तो लोकायुक्त स्क्रैप करो, उसकी जगह तगड़ा लोकायुक्त लाओ और ये कोई ये मॉडल है पूरे देश में लागू होना चाहिए और केंद्र में लागू होना चाहिए। आशुतोष जवाब देंगे, आशुतोष जवाब देंगे या जैसा कि कांग्रेस ने कहा इसे खारिज करती है कांग्रेस, बीजेपी भी करेगी, फिर आप धरने पर बैठेंगे? नहीं, ऐसा करेंगे तो वो कर ही नहीं सकते, वो अपोज नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते और धरने अगले धरने की तैयारी है। आशुतोष। अजीत जी जिस बीजेपी कांग्रेस ने 40 साल में देश के अंदर लोकपाल नहीं लेकर आ पाए, जिस गुजरात के अंदर पिछले 10 साल से लोकायुक्त को लटकाया गया है, जिस मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है 13 मंत्रियों के खिलाफ कंप्लेन, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। मुद्दा वो नहीं है की बातों उस पर हम बहुत बहस कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल 2 साल से। मुद्दा ये है कि संविधान कानून का एक दायरा है, दिल्ली भी देश का एक सूबा है, ये भी एक कानून से गवर्न होगा। आशुतोष, ये केजरीवाल के अपने कानून से गवर्न नहीं होगा, केजरीवाल का अपना कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होगा। तो उस कानून के मुताबिक आपने जो जन लोकपाल पास किया है वो नहीं कानून का फॉर्म ले सकता है। ये विनोद शर्मा ने भी कहा और आपको पता होगा। लोकायुक्त बना सकते हो, लोकायुक्त बनाओ भाई, और वो भी केंद्र से पारित उसके दायरे में। दिल्ली सरकार के विधि विभाग और गृह विभाग ने भी आपत्तियां दिखाई हैं। आशुतोष, You people are not arguing the right point. अगर कोई असंवैधानिक, अगर कोई कानून असंवैधानिक बना है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उससे परेशान होने की क्या बात? नहीं, कानून असंवैधानिक की बात कह रहे हैं, केंद्र के लोकपाल के आधार पर बना के आप लगातार सवाल पूछा है वो बताइए। एक मेरी बात सुनिए, बढ़िया लोकायुक्त बना सकते हैं, आपकी परिधि से है, वो आप नहीं करना चाहते। Your argument or line of argument is wrong. रागिनी और आरती मेरा एक मिनट, आपकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट ही गलत है दोनों की। मैं तो सिर्फ आशुतोष से ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट रागिनी नायक, हाँ आशुतोष से पूछ, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं वही कह रही हूँ। एक मिनट रागिनी, आशुतोष से मैं ये पूछ रहा हूँ कि भैया आप मुझे लोकपाल नहीं दे सकते दिल्ली में, आप मुझे लोकायुक्त दे सकते हैं, आप नया लोकायुक्त देंगे मुझे कि नहीं देंगे? वक्त कम है, वो लोकायुक्त जो ज्यादा पुख्ता हो लोकपाल से, जो कर सकते हैं वो करो भाई। हमारा लोकायुक्त तो हमारा कमिटमेंट है
तो फिर बनाओ पहले उसको ना। अरे पहले आप उसको बनाइए। हमारी वजह से राष्ट्र के पटल पर यह मुद्दा छाया है, लेकिन बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हो भाई। पता नहीं कहाँ है बेचारे। चलिए मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं विनोद जी। चलिए आज तो जवाब नहीं दे, विनोद शर्मा मुझे रोकना पड़ेगा, राजनीति नायक आरती मेरा मुझे रोकना पड़ेगा। वैसे आशुतोष आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपको भी पता है कि जो जन लोकपाल बिल आपने पास किया वो न पेश हो सकता है न पास हो सकता है, सिर्फ दिखावे का है, शक ले सकता है, सिर्फ दिखावे के लिए है। आपको राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा और इसीलिए आपने किया है। कांग्रेस पहले खारिज कर चुकी, बीजेपी खारिज कर चुकी, अब आप उसके नाम पर शहीद होने का नाटक कर सकते हैं या शहीदी जत्था में नाम लिखवाकर जनता के बीच कहने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे अधिक आप ही लड़ना जानते हैं। यही कहने की कोशिश है जन लोकपाल के जरिए। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।